साल 2011 स्पेस में तीन एस्ट्रोनॉट्स ब्रायन, जोसिंडा और मार्कस एक सैटेलाइट की मरम्मत के मिशन पर काम कर रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। जोसिंडा शटल के अंदर होती है और ब्रायन और मार्कस शटल के बाहर होते हैं। तभी अचानक उनके सिस्टम खराब होने लगते हैं और उनके सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। एक अजीब धातु जैसी काली नैनोबाइट्स के झुंड वाली चीज़ जो किसी जीवित मशीन जैसा लग रहा था, वो उनकी ओर तेज़ी से बढ़ता है और सीधा उनके शटल से टकरा जाता है। इस टक्कर से जोसिंडा बेहोश हो जाती है और मार्कस का सेफ्टी वायर टूट जाता है। ब्रायन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शटल की खिंचाव से उसका अपना तार भी खिंच जाता है और देखते ही देखते मार्कस अंतरिक्ष की अनंत गहराई में खो जाता है। ब्रायन शटल में वापस लौट आता है और मार्कस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी सिस्टम बंद होते हैं। वो किसी तरह धरती पर वापसी का तरीका खोजने की कोशिश करता है, पर उसे ये एहसास नहीं होता कि वही काला झुंड अब चुपचाप चांद की सतह पर एक गड्ढा करके उसके अंदर जा चुका है। ब्रायन बिना किसी ऑटो पायलट और पावर के अपने एक्सपीरियंस के दम पर शटल को सुरक्षित धरती पर उतार देता है। शुरुआत में उसे एक हीरो की तरह सम्मान मिलता है, लेकिन 1.5 साल लंबी जांच के बाद किसी को भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जोसिंडा इस केस से निकलने और अपनी नौकरी बचाने के लिए कहती है कि वह उस वक्त बेहोश थी और इस वजह से उसने कुछ भी नहीं देखा। ब्रायन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसके दोस्त ने खुद को बचाने के लिए ब्रायन को फंसा दिया, पर अब ब्रायन के पास बचने का कोई तरीका नहीं था। नासा ब्रायन को दोषी ठहराते हुए कहता है कि यह हादसा मानव गलती से हुआ है और उसे नौकरी से निकाल देता है। उसका घर भी चला जाता है और उसकी पत्नी ब्रेंडा अपने बेटे सनी के साथ उसकी मां के घर चली जाती है। अब इसके 10 साल बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में केसी हाउसमैन नाम का एक सफाई कर्मचारी दिखाया जाता है, जिसे एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी दिलचस्पी थी। वो चुपके से वहाँ के एक प्रोफेसर के ऑफिस में घुसकर उनका कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। वो चिली के नेशनल ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप में लॉगिन करता है और खुद को प्रोफेसर बताकर फ़ोन करता है और चांद के ऑर्बिट में आए बदलाव की सारी जानकारी अपने ईमेल पर मंगवाता है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर अपनी दूसरी नौकरी करने जाता है, जो कि फास्ट फूड कैशियर की होती है। लेकिन काम शुरू करने से पहले ही उसके फ़ोन पर वो ईमेल आ जाता है, जिसे देखकर केसी को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसका मानना था कि चांद अपनी जगह से हट रहा है। और उस ईमेल में आई चांद के ऑर्बिट की जानकारी से केसी को ये पता लगता है कि चांद धीरे धीरे धरती की ओर गिर रहा है। वो तुरंत नासा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, खुद को डॉक्टर बताकर, ताकि उसकी बात गंभीर लगे। लेकिन उसका कॉल सिर्फ नासा के गिफ्ट शॉप तक ही पहुंचता है, क्योंकि नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट के नंबर पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। केसी फ़ोन पर बताता है कि मुझे इसी वक्त नासा के डायरेक्टर से बात करनी है, ये बहुत अर्जेंट है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसका कॉल भी काट देते हैं। उधर जोसिंडा को सुबह सुबह काम पर बुलाया जाता है। वो अपने बेटे जिमी को उसके केयरटेकर मिशेल के पास छोड़कर स्पेस सेंटर पहुंचती हैं, जहां उसे बताया जाता है कि चांद की कक्षा में परिवर्तन आ गया है। नासा के सैटेलाइट ने चांद के सतह से निकली एक अजीब ऊर्जा को भी रिकॉर्ड किया है, जो उसी गड्ढे से आ रही है जहां ब्रायन ने सालों पहले नैनोबाइट्स के झुंड को देखा था। वहीं दूसरी ओर केसी बार बार कोशिशों के बावजूद भी अपनी बात किसी को समझा नहीं पाता। तभी उसकी नज़र अखबार पर पड़ती है। वो नोटिस करता है कि म्यूजियम में एस्ट्रोनॉट डे चल रहा है। इसी वजह से वहाँ पूर्व एस्ट्रोनॉट ब्रायन एक लेक्चर के लिए आने वाला है। केसी सोचता है कि शायद ब्रायन उसकी हेल्प कर सके। वो तुरंत अपने सारे रिसर्च पेपर लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ बच्चों का एक ग्रुप होता है जिन्हें ब्रायन लेक्चर देने वाला होता है, मगर क्योंकि ब्रायन लेट हो गया था तो केसी मौका देकर अपनी थ्योरी उन बच्चों को बताने लगता है। केसी को लगता है कि चांद नेचुरल नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है जिसे एलियंस ने बनाया है। उसका मानना है कि चांद अंदर से खोखला है और उसके अंदर किसी तरह की मशीन है, जिसे साइंटिफिक भाषा में डायसन स्पेयर कहते हैं। फिर हम ब्रायन को देखते हैं, जो कि सो रहा होता है। अचानक मकान मालिक के चिल्लाने की वजह से उसकी नींद खुलती है। जब मकान मालिक उससे किराया मांगता है तो वो खिड़की से भाग जाता है और फटाफट म्यूजियम पहुंचता है। वहाँ केसी उसे रोककर अपनी खोज के बारे में बताता है, लेकिन ब्रायन उसे पागल समझकर बाहर निकलवा देता है। जाते जाते केसी अपने सारे पेपर्स ब्रायन पर फेंक देता है, जिन्हें ब्रायन बाद में कूड़ेदान में फेंक देता है।
कुछ दिनों बाद ब्रायन को उसकी एक्स वाइफ ब्रेंडा का फ़ोन आता है। वह ब्रायन को टीवी चालू करने के लिए कहती है। जब ब्रायन टीवी ऑन करके देखता है तो उसका बेटा सनी खबरों में आ रहा होता है, क्योंकि वो पुलिस के साथ हाई स्पीड चेज में पकड़ा गया है। अगले दिन ब्रायन अदालत में अपने बेटे की सुनवाई के लिए जाता है, जहां जज सनी के केस को पोस्टपोन कर देता है और कुछ दिनों के लिए सनी को जेल जाना पड़ता है। उधर केसी अपनी माँ से उसके घर पर मिलने जाता है। वह उसे सारी बात बताता है कि उसने एक बहुत बड़ी खोज की है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तो उसकी माँ उसे कहती है कि फिर लोगों को सुनने के लिए मजबूर कर दो। उधर नासा में जोसिंडा अब डिप्टी डायरेक्टर अल्बर्ट को बताती है कि चांद की ऑर्बिट लगातार चेंज हो रही है और वह धरती के करीब आ रहा है, और इसी रफ्तार से 3 हफ्तों में चांद धरती के इतना करीब आ जाएगा कि वो टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिरने लगेगा। जोसेंडा चांद पर मिशन भेजकर इसकी हकीकत जानना चाहती थी, लेकिन अल्बर्ट उसे रोकता है और कहता है कि जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक बिना सोचे कोई भी मिशन नहीं भेज सकते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि किसी ने ये जानकारी इंटरनेट पर लीक कर दी है और लोगों में अफरा तफरी मच गई है। अब ब्रायन सनी को छुड़ाने के लिए जज के पास रिश्वत देने के लिए पहुंचता है, तो वो देखता है कि लोग शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं। उसे चांद के बारे में कोई भी खबर नहीं होती। घर जाकर टीवी चालू करने पर वो नासा के डिप्टी डायरेक्टर अल्बर्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखता है। अल्बर्ट सबको दिलासा देते हुए कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम लूनर रिकॉन मिशन भेज रहे हैं ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। अब पूरी दुनिया में भगदड़ मच चुकी है, लोग शहर छोड़ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं। नासा SLS ब्लॉक 2 नाम का एक शटल भेजता है ताकि चांद के गड्ढे की जांच की जा सके। टीवी चैनल्स पर अब मेगा स्ट्रक्चर और षड्यंत्र की थ्योरीज चल रही हैं। ब्रायन ये सुनता है तो उसे केसी के बारे में याद आता है। वो म्यूजियम जाकर उस कूड़ेदान से केसी के पेपर्स ढूंढता है और उसका वेबसाइट देखता है। वेबसाइट से उसे पता चलता है कि केसी एक जगह पर इसी सिलसिले में एक मीटिंग करने वाला है। इसी बीच नासा का शटल चांद तक पहुंच जाता है। उसके बाद उस शटल से एक जांच प्रोब गड्ढे में भेजा जाता है, जो पहले नीचे जाता है, फिर अचानक किसी कारण से बहुत तेजी से ऊपर आने लगता है। तभी नैनोबाइट्स का झुंड उस प्रोब के साथ उस गड्ढे से बाहर आता है और शटल पर हमला कर देता है। सारे अंतरिक्ष यात्री मारे जाते हैं। उधर ब्रायन केसी की मीटिंग में पहुंच जाता है, जहां अजीबोगरीब ख्यालों वाले लोग बैठे होते हैं। वहां ब्रायन केसी को रोककर हॉल के बाहर ले जाता है और उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम ये सब नासा से पहले कैसे जानते हो। केसी उसे बताता है कि वो कई सालों से दूर ग्रहों पर एलियंस द्वारा बनाए गए मेगा स्ट्रक्चर्स की खोज कर रहा था। इसी दौरान उसने चांद पर भी रिसर्च की, जिससे उसे पता चला कि चांद भी उन्हीं में से एक है। ये एक कठोर खोल है जिसके अंदर एक ऊर्जा कोर है। इसी दौरान हम देखते हैं कि चांद के धरती के ज़्यादा करीब आ जाने की वजह से धरती पर प्राकृतिक आपदाएं आना शुरू हो जाती हैं, जैसे टाइड्स और तूफान बढ़ जाते हैं। शहरों में सुनामी आने लगती है। इसी दौरान जिस होटल में ब्रायन और केसी होते हैं वहाँ भी पानी बढ़ने लगता है। ब्रायन होटल के लोगों को ऊपर भेजता है, लेकिन केसी लहर के चपेट में आ जाता है, लेकिन ब्रायन कूदकर उसे बचा लेता है। अब नासा में जोसिंडा और अल्बर्ट मिशन की फुटेज देखकर समझते हैं कि ये झुंड किसी बुद्धिमान AI की तरह व्यवहार कर रहा है। वीडियो देखने के बाद अल्बर्ट किसी कारण से इस्तीफा देकर जोसिंडा को नया डिप्टी डायरेक्टर बना देता है। जोसिंडा को समझ नहीं आता कि अल्बर्ट ने आखिर अचानक इस्तीफा क्यों दिया। ये बात जानने के लिए वो अल्बर्ट से पूछती है। तब अल्बर्ट जोसिंडा को एक पास की देता है, जिसकी मदद से वो नासा के सभी सीक्रेट फाइल्स को एक्सेस कर सकती है। फिर अपना जवाब पाने के लिए वो नासा के एक बेस पर जाती हैं, जहां सारे रिकॉर्ड्स रखे होते हैं। वो इसमें अपने आखिरी मिशन की फुटेज देखती हैं, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ब्रायन सही कह रहा था कि उस पर किसी तरह के नैनोबाइट्स के झुंड का हमला हुआ था। फिर वो चांद और इस धातु के झुंड के बीच कोई कनेक्शन का पता लगाने के लिए एक पुराने अधिकारी हॉल्डन फील्ड से मिलती है, जो उसे बताता है कि 1969 में जब अपोलो 11 चांद पर उतरा था तब 2 मिनट के लिए संपर्क गायब हुआ था। असल में नासा ने ही सिग्नल कट किया था, क्योंकि उन्हें वहां कुछ मिला था। उन्हें चांद के नीचे से एक अजीब रेडियो एक्टिव लाइट आती दिख रही थी। क्योंकि वो तकनीक हमारी समझ से बहुत आगे थी, इसलिए नासा ने उसे छिपा दिया। नासा ने उस तकनीक को भविष्य का खतरा समझकर उसे रोकने के लिए जुलू X-ray 7 नाम का आर्मी प्रोग्राम बनाया, लेकिन उसे फंडिंग के कारण बंद करना पड़ा।
जोसिंडा सेना से इस मिशन को दोबारा शुरू करने के लिए मदद मांगती हैं, लेकिन वे इनकार कर देते हैं। उसका एक्स हस्बैंड डॉस भी आर्मी जनरल था। जोसिंडा उसे भी सारी बात बताकर उसे मदद के लिए कहती हैं, लेकिन डोज उसे बताता है कि वर्ल्ड लीडर्स ने यह फैसला किया है कि चांद को कई सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स की मदद से नष्ट कर दिया जाएगा। जोसेंडा उसे बताती है कि अगर ऐसा किया तो इसकी वजह से धरती का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और सारे इंसान मारे जाएंगे। लेकिन डोज को इस प्लान पर भरोसा था। वो जोसेंडा से कहता है कि तुम हमारे बेटे जिमी को लेकर मेरे पास आ जाओ और हम किसी सेफ बंकर में चले जाएंगे। पर जोसेंडा उसे मना कर देती है और डॉज से कहती है कि अगर तुम जुलू एक्स-7 का EMP देने का वादा करते हो तो मैं उसे लॉन्च करके जिमी के साथ तुम्हारे पास आ जाऊंगी। डॉज ये बात मान जाता है। फिर जोसेंडा ब्रायन से कांटेक्ट करती है ताकि उसे इस मिशन में हेल्प मिल सके, क्योंकि ब्रायन एक बेहतरीन पायलट था। रात को एक हेलीकॉप्टर ब्रायन और केसी को उनकी बिल्डिंग से पिकअप करता है और जोसिंडा से मिलवाता है। जोसिंडा कहती है क्योंकि तुमने बिना पावर के इस शटल को उतारा था, तुम ही हमारे आखिरी उम्मीद हो। ब्रायन एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे सनी को जेल से छुड़वा देती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। डील तय होती है। अब क्योंकि नासा के पास कोई नया शटल रेडी नहीं होता, इसलिए वो म्यूजियम में रखे पुराने शटल को लाते हैं और उसे लॉन्च करने के लिए रिपेयर करने लगते हैं। इसी समय डॉज अपना वादा पूरा करते हुए जुलू एक्स-7 मिशन का EMP भिजवा देता है। आर्मी ऑफिसर उसे जोसिंडा और ब्रायन को देते हुए कहते हैं कि हमने इसे थोड़ा अपग्रेड कर दिया है ताकि इससे उस चीज को मारा जा सके। साथ ही वे उसे एक रिमोट देते हैं जिससे यह एक्टिवेट होता है और वहां से चले जाते हैं। अब धरती पर ज्वालामुखी, भूकंप और बाढ़ सब एक साथ आने लगते हैं। जोसेंडा अपने वादे के मुताबिक सनी को जेल से छुड़वा कर ले आती है। अब लॉन्च से ठीक पहले चांद से एक पत्थर का टुकड़ा आकर शटल को लगता है, जिसके कारण शटल का एक इंजन नष्ट हो जाता है, जिस वजह से मिशन रद्द करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ एक इंजन से लॉन्च नहीं किया जा सकता। और इसी कारण वे सभी वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तभी केसी नासा के 2 साइंटिस्ट के साथ एक कैलकुलेशन बताता है। वो बोलता है कि जब चांद धरती के करीब आएगा तब अगर हम लॉन्च करें तो चांद की ग्रेविटी के कारण सिर्फ एक इंजन के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है। मगर क्योंकि जोसेंडा ने लगभग सभी लोगों को जाने के लिए कह दिया था, इसलिए अब उसके पास पूरा क्रू नहीं होता। इसी वजह से जोसेंडा भी क्रू में शामिल हो जाती हैं। आखिरी में टीम तैयार होती है। ब्रायन जो कि पायलट होगा, जोसेंडा जो कि नेविगेटर होगी और केसी जो कि उनका कैलकुलेटर होगा। तीनों अपने परिवार से आखिरी बार बात करते हैं। ब्रायन सनी को जिमी और उनके केयर टेकर के साथ एक गाड़ी में बिठाता है और उन्हें एक सेफ जगह बताकर वहां से भेज देता है। अब लॉन्च के समय एक विशाल वेव आती है जो लगभग उनका मिशन फेल कर देती है, मगर वे जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचकर वे चांद के ऑर्बिट में जाते हैं। केसी बार बार अपने फोन से सेल्फी खींचता है। अब शटल धीरे धीरे चांद के उस गड्ढे की ओर बढ़ता है। जब शटल गड्ढे के पास पहुंचता है तो वे लोग EMP को चारा बनाकर उस गड्ढे के एंट्री पॉइंट पर रख देते हैं ताकि वो चीज़ जब बाहर आए तो इसे तबाह करने की कोशिश करे, और उसी समय वो लोग रिमोट से बटन दबाकर उसे खत्म कर दे। फिर वो नैनोबाइट्स का झुंड बाहर आकर EMP पर हमला करता है, मगर इससे पहले कि वो लोग उसे ब्लास्ट करते वो पीछे हट जाता है और सीधा उनके शटल की तरफ आता है। ब्रायन समझ आता है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिटेक्ट करता है, इसलिए वो शटल को बंद करता है और किसी का फ़ोन भी बंद कर देता है। लेकिन फिर भी वो झुंड रुकता नहीं और शटल की ओर आता रहता है। ब्रायन समझ आता है कि शटल में कोई न कोई इलेक्ट्रिक चीज़ अभी भी चालू है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास जो रिमोट है उसी की वजह से वो नैनोबाइट्स का झुंड अभी भी शटल की तरफ आ रहा है। इसलिए वो उस बॉम्ब के रिमोट को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है और वो चीज़ फिर से चांद के अंदर चली जाती है। लेकिन वे शटल को उसके पीछे चांद के अंदर उड़ाकर ले जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि केसी की थ्योरी सही थी, चांद वाकई में एक मेगा स्ट्रक्चर है। जैसे ही वे चांद के अंदर पहुंचते हैं तभी अचानक वो झुंड जो कि एनर्जी सोर्स के चारों तरफ फैला था वो सीधा उनकी ओर आता है और इन्हें पता लगता है कि इसका एनर्जी सोर्स एक वाइट ड्रॉप स्टार है। वाइट ड्रॉप ऐसे स्टार्स होते हैं जो किसी छोटे स्टार की एनर्जी खत्म होने पर उनमें हुए ब्लास्ट के कारण बनते हैं, और क्योंकि इस झुंड ने इसे ढक दिया था तो एनर्जी की कमी के कारण चांद धरती की ग्रेविटी के साथ उसकी ओर खींच रहा था। अब वो चीज़ इन पर हमला करती है और लगभग इन्हें पकड़ ही लेती है। तभी एक रहस्यमय लाइट उनके शटल को एक गेट के अंदर खींचकर गेट बंद कर देती है।
उनका शटल अंदर आकर क्रैश हो जाता है, जिसके कारण केसी और जोसिंडा बेहोश हो जाते हैं। मगर ब्रायन शटल से बाहर आकर आगे जाता है। वहाँ उसे एक एआई मिलता है जो इस मून को कंट्रोल करता है। अब वो एआई ब्रायन को बताना शुरू करता है कि तुम्हारे पूर्वज बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थे। उन्होंने पूरे अंतरिक्ष पर अपनी पकड़ बना ली थी और अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए उन्होंने नैनोबाइट्स की मदद से एक एआई बनाई। शुरुआत में तो ये इंसानों के काफ़ी काम आई, लेकिन एक दिन इसमें कुछ गड़बड़ हो गई और ये इंसानों को मारने लग गई। इसने अपने सारे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा नैनोबाइट्स का झुंड बना दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी प्रजाति को बचाने के लिए कई सारे मून्स बनाए और उन मून्स में जीवन के बीज रखकर ब्रह्मांड के अलग अलग जगह पर भेजना शुरू किया। लेकिन किसी भी मून में कोई इंसान नहीं गया, क्योंकि वो एआई ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ढूंढ सकती थी। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। जब सारे मून वहाँ से निकल रहे थे, तभी एआई ने उन मून्स पर हमला कर दिया और सिर्फ मेरा मून बचकर निकल पाया। और इसे यहाँ लाकर मैंने 10 साल तक पृथ्वी पर रिसर्च की और फिर कई मिलियन सालों पहले यहाँ लाइफ की शुरुआत की। पर अब उस एआई ने हमें ढूंढ लिया है और अगर हमने इसे नहीं मारा तो इस बार इंसानी जाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे खत्म करने में। अब जब केसी और जोसिंडा को होश आता है तब वे शटल से बाहर आकर देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे एडवांस शिप पड़े हैं। तभी ब्रायन वहाँ आता है और उन्हें सारी बात बताता है। फिर वे लोग उस एआई को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। इसमें उस मून का एआई भी उनकी मदद करता है और उनकी शिप और बॉम्ब को अपग्रेड कर देता है। फिर ये उस नैनोबाइट्स के एआई के झुंड को अपने पीछे लगाते हैं और क्योंकि उस बॉक्स का रिमोट तोड़ दिया गया था, इसलिए ब्रायन कहता है कि मैं खुद इसे लेकर बाहर जाऊंगा और जब वो झुंड मुझ पर हमला करेगा तब मैं इसे मैनुअली ऑन करके उसे नष्ट कर दूंगा। मगर केसी उन्हें बिना बताए खुद को ईएमपी वाले कमरे में बंद कर देता है और उन दोनों को बाय कहकर उस एआई को मारने के लिए अकेला ही चला जाता है। और जैसे ही वो केसी पर हमला करता है तो केसी बॉम्ब को एक्टिवेट करके खुद के साथ उस एआई को भी खत्म कर देता है। एआई के नष्ट होते ही मून वापस अपने ऑर्बिट में चला जाता है और जोसिंडा और ब्रायन पृथ्वी पर लौट आते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। थैंक यू।